चलो ठीक है। हाँ, सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के रीजंस हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी that was announced in July 1991, and it consisted of the wide range of economic reform. The main aim of the policy was to create a more competitive environment in the economy and to remove barriers to entry and growth of the firms. So सबसे बड़ा मकसद क्या था इकोनॉमिक पॉलिसी का लॉन्च करने का, कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो सके और ग्रोथ हो सके, प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटीज मिल सके, उनकी एंट्री हो सके। ठीक है, तो दीज आर सम बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी। अभी यहाँ पे दो मेजर्स थे, दो सबसे बड़ी चीजों को एक्चुअली सॉल्व करना था। जो रुकावट लेकर आए थे ना, स्टेबलाइजेशन हो गया था, जो ग्रोथ का रुक गया था, उसको सुधारना था। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन मेजर्स और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बताए हुए आपको। स्टेबलाइजेशन मेजर्स में क्या बताया? दे रिफर टू द शॉर्ट टर्म मेजर्स व्हिच एम एट करेक्टिंग वीकनेस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। एक सबसे पहली चीज तो हम लोगों को क्या करनी थी, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो गया था, मतलब जो इम्पोर्ट्स बहुत ज्यादा हुए थे और एक्सपोर्ट्स कम हो गए थे, तो उसको सॉल्व करना था ताकि हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन हो सके। ठीक है, अब इसके लिए आपको पता है मनमोहन सिंह जी ने क्या किया? मैं आपको अभी बता रही हूँ। इसके लिए कंट्री में ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड किया। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, मुझे कोई बता सकता है आप में से? व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? foreign direct investment, yes anyone? नहीं पता? हाँ, सुमित, सुनील, आशीष, व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? नो मैम। अब आप लोग देखते हो कि बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज है जो इंडिया में है ना? तो उन लोगों ने क्या किया है, मतलब फॉरेन कंपनी जो इंडिया में आकर, यहाँ पर इस इंडिया की जमीन पे आकर प्लांट मशीनरी लगाए और प्रोडक्शन करना स्टार्ट करे, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। समझे? तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड कर दिया था ताकि हम लोगों को खर्चा नहीं करना पड़े और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे इंडिया में मेंटेन रहे, क्योंकि फॉरेन कंपनीज हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करे, हमारे लोगों को यहाँ पे रोजगार दे, हमको टैक्स पे करे। तो ये मकसद था एक्चुअली। फिर है सेकेंड वन, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाय कीपिंग द राइजिंग प्राइस अंडर कंट्रोल। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस राइज हो गया था ना, तो इस वजह से भी इस चीज को कंट्रोल करना था। तो ये एक शॉर्ट टर्म मेजर्स थे जो इकोनॉमिक पॉलिसी में रखे गए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में देखो क्या लिखा है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म दे रिफर टू द लॉन्ग टर्म मेजर्स व्हिच एम एट इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी। कि जो ओवरऑल इकोनॉमी हमारी डाउन थी, हमारे को बहुत ज्यादा बर्डन, बैड डेप नहीं बोल सकती मैं, डेप बर्डन हम लोगों को जो फेस करना था, मतलब जो ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट डाउन हो गया था, तो उस एफिशिएंसी को बढ़ाए हम लोग और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करें बाय रिमूविंग द रिजिडिटीज। जो हम लोगों ने पहले रोक टोक लगाई गई थी, उस रोक टोक को हटाकर अब ग्लोबलाइजेशन किया जाए कि फॉरेन कंपनीज भी हमारे इंडिया में आ सकती है, इन्वेस्टमेंट्स कर सकती है हमारे इंडियन मार्केट में, और फिर कंपटीशन और ज्यादा इंक्रीज करे। तो आप लोग देखते ही हो ना, आज इतनी सारी फॉरेन ब्रांड्स है, क्लोथिंग में है, खाने फूड में मैकडोनल्ड्स है, बर्गर किंग है, पिज्जा हट है, डोमिनोज है, ये सब खाने में। फिर कपड़ों में आप देख लो, कपड़ों में कितने सारे हैं। सो ये जितने भी इंटरनेशनल, ये पेप्सी, कोका कोला, ये सब कंपनीज क्या है, फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज है ना यार। तो ये कंपनीज कब, इनको एंट्री कब मिली? आफ्टर दिस इकोनॉमिक पॉलिसी। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज की, ग्लोबलाइजेशन अपनाया गया, और फिर ये कंपनीज हमारे इंडिया में आज है। नहीं तो मुझे बताओ एक सिंपल सी बात, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं होती अगर,
तो क्या मैकडोनल्ड्स का बर्गर खा पाते हैं आप लोग? जस्ट टेल। आशीष, मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाते? बर्गर किंग का बर्गर खाते? लापिनोज ये सॉरी डोमिनोज का पिज्जा खाते? बताओ मेरे को। ब्रांड्स के शूज है, कपड़े है, पहन पाते हम लोग? हाँ, तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है कंट्री में, तब जाकर ये ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ है, ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी है। और इंडियन कंपनीज भी आज रिलायंस, टाटा, बिरला, अडानी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बन पाई है। और इंटरनेशनल लेवल पर आपको पता है, जैसे रिलायंस वगैरह आजकल इंटरनेशनल लेवल पर, यहाँ टाटा ने जैगुआर खरीद ली इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की वजह से है, ये सब पॉसिबल हुआ है। अदरवाइज ये सब चीजें पॉसिबल हो ही नहीं पाती, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का इतना स्ट्रॉन्ग रोल था। प्राइवेट वालों को तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, अपने इंडस्ट्रीज को एक्सपांड करने के लिए। सोचो, ये सब चीजें पॉसिबल हो पाई है बिकॉज ऑफ दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो ये दो गोल्स थे। हाँ, स्टेबलाइजेशन मेजर्स, दिस इज अ शॉर्ट टर्म, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मींस लॉन्ग रन, क्योंकि लॉन्ग रन में पॉसिबल था। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉलिसीज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, आर द सपोर्टिंग थ्री सपोर्टिंग पिलर्स। तो इसकी बेसिक मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। Liberalization means refers to the removal of the entry and the growth restriction on the private sector. So जो entry पे रोक टोक थी, जो growth पे रोक टोक थी प्राइवेट सेक्टर के, उसको हटाना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। सो ओनरशिप भी ट्रांसफर करना, साथ साथ में अगर मैनेजमेंट होता है तो मैनेजमेंट भी ट्रांसफर करना, समझे? पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर। जैसे आपको पता है एयरपोर्ट हमारा अडानी को दिया गया, दैट इज अ प्राइवेटाइजेशन। फिर ग्लोबलाइजेशन, इट रिफर्स टू द इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। हमको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है हमारे इंडिया की इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, कि हम लोग इंटरनेशनल किसी भी कंट्री के साथ ट्रेडिंग कर सके। अब ट्रेडिंग हम लोगों को गुड सर्विसेज की करनी हो, ट्रेडिंग हम लोगों को कैपिटल की करनी हो, ट्रेडिंग अपने को टेक्नोलॉजी की करनी हो, ये सब चीजें पॉसिबल हो सके ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो तीनों की बेसिक मीनिंग क्लियर? सुनील, आशीष, सुमित। आशीष लिबरलाइजेशन है, सुनील प्राइवेटाइजेशन है, और सुमित ग्लोबलाइजेशन है। URLPJ। ठीक है, ऐसे याद रखना तीनों। चलो अब हम आशीष के बारे में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा लिबरलाइजेशन, है ना आशीष? यस दी। चलो स्टार्ट करें। लिबरल का वर्ड का मतलब ही होता है फ्रीडम प्रोवाइड करना, रेस्ट्रिक्शंस को हटाना। प्रायर टू 1991, प्रायर मतलब पहले, 1991 के पहले, there were large number of government restrictions in India in the areas of licensing, import, export, dealings in foreign exchange. इन सब में रोक टोक थी ही। But in July 1991, a package of economic reforms was announced, which marked the beginning of the process of liberalization in India. Liberalization means, this is the meaning, means removal of entry and growth restrictions on the private sector. So liberalization involves deregulation. Regulations लाना, उसका opposite कर दो, deregulation and reduction of government controls and greater autonomy. Autonomy मतलब freedom provide करना private sector को, ताकि वो और ज्यादा competitive हो सके, private investments हो सके। तो सबसे पहला काम क्या किया था आपको पता है लिबरलाइजेशन में? इस लाइसेंस को ही कैंसिल कर दिया। प्राइवेट सेक्टर को स्टार्ट होना है
तो स्टार्ट हो जाए विदाउट लाइसेंस। कुछ ऐसी चीजें हो ना कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ केमिकल्स रिलेटेड वगैरह, ऐसी कोई प्राइवेट कंपनीज वगैरह होगी तो उनको लाइसेंस लेने की जरूरत है, अदरवाइज लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं भाई। इतना फ्रीडम दे दिया था। अंडर दिस प्रोसेस बिजनेस इज गिवन फ्री हैंड एंड इज अलाउड टू रन ऑन अ कमर्शियल लाइंस। आ गया ना कि कमर्शियल बेसिस पे इजीली वो फ्रीडम के साथ स्टार्ट कर सकती है अपना बिजनेस। आ जाओ अब देखें पर्पस ऑफ लिबरलाइजेशन। द पर्पस ऑफ लिबरलाइजेशन वाज to unlock the economical potential of a country by encouraging private sector and multinational corporation to invest and expand. सिंपल सी क्या लिखा है यहाँ पे कि प्राइवेट सेक्टर को और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को, एमएनसीज को हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करने दिया जाए और बिजनेस को एक्सपांड करने दिया जाए, इसकी फ्रीडम दी जाए। समझे? नेक्स्ट बताया है to introduce much more competition into the economy and creating incentives for increasing efficiency of operation. ज्यादा से ज्यादा अगर एमएनसीज और प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दिया जा रहा है तो उनका कंपटीशन और ज्यादा इंक्रीज हो सके, इकोनॉमी में एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, और जो अच्छे से काम करेगा, जो बैकवर्ड एरियाज वगैरह में काम करेगा, उसको सरकार इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करेगी। समझे? जैसे इंसेंटिव्स में टैक्स रिडक्शन हुआ, फिर इलेक्ट्रिसिटी सस्ते रेट पे हुआ, लैंड सब्सिडाइज रेट पे हुआ, ऐसे सब चीजें प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे लिबरलाइजेशन में ये सब चीजें थी कि यार प्राइवेट सेक्टर और एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को हमारे इंडिया में परमिशन मिलनी चाहिए कि वो एक्सपांड हो सके और वो इन्वेस्टमेंट कर सके और कंपटीशन और ज्यादा हो सके, और कंट्री में जो भी काम हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, दैट वाज द पर्पस ऑफ लिबरलाइजेशन। क्लियर? इतना आगे बढ़ूं मैं? यस? हाँ दी। समझ में आया आशीष? आशीष की बातें हो रही है यहाँ पे। आशीष का पर्पस क्या था? आशीष कब स्टार्ट हुआ? मनमोहन सिंह जी ने आशीष को बनाया। चलो अब आशीष के अंदर 5 चीजें ऐड की गई। आशीष, जैसे आपको पता है ना, आपको बिरयानी पसंद हो, आपको पिज्जा पसंद हो, आपको पीबीसी की कॉफी पसंद हो, तो ऐसे 5 चीजें ऐड हुई लिबरलाइजेशन के अंदर। सबसे पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म आना मतलब नई पॉलिसीज अपनाई गई। दूसरा, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स पॉलिसीज अपनाई गई। टैक्स रिलेटेड चेंजेस ले आए, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड चेंजेस लेकर आए, और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नए चेंजेस ले आए। है ना? आशीष क्या क्या पसंद है आपको, मेरे को बताओ, फिर हम लोग है ना इसको डिवाइड करें, ऐसे याद करें हम लोग। क्या पसंद है आशीष? एक तो मुझे पता है पीबीसी की कॉफी, है ना आशीष? हाँ। दूसरा, लापिनोस का पिज्जा। हाँ। फिर नेक्स्ट, मैकडोनल्ड्स। ओके, तो ये मैकडोनल्ड्स को कहाँ घुसाओगे मेरे को बताओ इन 5 में से? इंडस्ट्रीज, फाइनेंस, टैक्स, फॉरेन और ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कहाँ पे घुसाओगे? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स नहीं, फॉरेन एक्सचेंज नहीं। मैकडोनल्ड्स को आपको घुसाना पड़ेगा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। हाँ, इस रिलेटेड घुसाना पड़ेगा। और घर का खाना, मम्मी के हाथ का खाना। मम्मी के हाथ का खाना, है ना, वो हम समझते चलो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। और पैसा जो देता है, पापा हमको पैसा देते हैं भाई, तो ये फाइनेंशियल सेक्टर रिलेटेड रिफॉर्म्स हो गए। ठीक है, तो ऐसे हम 5 चीजें हो गई ना। पीपीसी की कॉफी हो गई, मैकडोनल्ड्स हो गया, लापिनोज का पिज्जा हो गया। लापिनोज वाला बहुत ज्यादा टैक्स लेता है तो हम उसको थोड़ा टैक्स में घुसाते हैं। ठीक है? ओके चलो,
सो इंडस्ट्रियल सेक्टर याद हुए सुनील सुमित? इंडस्ट्रियल सेक्टर फाइनेंस रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। यस और नो? हाँ सुमित? यस जी। तो 5 सेक्टर रिलेटेड क्या हुआ, चेंजेस ले आए। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिलेटेड, अपने देश के अंदर ही क्या किया इंडस्ट्रीज में। चलो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, देखो ये चार्ट बनाया हुआ है 4 चीजों का। सबसे पहला आ गया रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, आ गया ना सबसे पहली चीज। फिर डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये भी अपने को पता चल गया, हेड पॉइंट से आइडिया आ गया। फिर आ गया डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अपने ना लास्ट लेक्चर में पढ़ा, मतलब सॉरी लास्ट चैप्टर में अपने ने पढ़ा था कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को है ना रिजर्व किया गया है खाली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, तो इसको डी रिजर्व किया गया। मतलब अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी वैसे प्रोडक्ट्स को बना सकती है, ठीक है। तो डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एंड द फोर्थ वन, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, MRTP। आपको पता है MRTP पहले निकाला था 1969 के टाइम पे। ये MRTP एक्ट क्या था आपको पता है? कि पहले रोल जो था पब्लिक सेक्टर का था, राइट। तो MRTP जो एक्ट लगाया गया था वो इस वजह से लगाया गया था कि प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली क्रिएट नहीं करे मार्केट में, समझे? लिखा है, नाम पढ़ो, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। अब आपको पता है ये मोनोपोलीज MRTP एक्ट को रिप्लेस करके इसके जगह पे एक्ट लेकर आए जिसको हम लोग बोलते अभी के टाइम पे कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट आया 2002 के अंदर, समझे? भले ये रिफॉर्म्स 1991 में अपनाई गई थी, लेकिन ये MRTP को रिप्लेस करते करते, ऐसा नहीं है कि उसी साल के बजट के अंदर सारे रिफॉर्म्स ले आए, धीरे धीरे एवरी ईयर कुछ ना कुछ एड ऑन करते जा रहे थे। और यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है वो ओवरऑल व्यू दिया हुआ है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ठीक है। सो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करें। इन ऑर्डर टू मेक नेसेसरी रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस its new industrial policy on July 24, 1991. The various measures under industrial policy reforms include, सबसे पहला, reduction in industrial license. The new economic policy abolished, मतलब खत्म किया किसको, industrial license को, for all the projects except for the short list of industries like liquor, defense equipments, industrial explosives. मैंने आपको बताया ना कुछ अगर केमिकल्स के रिलेटेड कुछ है या फिर कुछ ऐसी वैसी चीज है, अगर उसका अपने को प्रोडक्शन करना है, अगर उसकी इंडस्ट्री खोलनी है तो अपने को इंडस्ट्रियल लाइसेंस चाहिए। मतलब लिकर, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, कोई केमिकल्स वगैरह हुए एक्सेट्रा, इनके लिए चाहिए। अदरवाइज बाकी सारे प्रोडक्ट के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस की अब जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट यही बता रहे हैं कि नो लाइसेंस वर नीडेड, अब लाइसेंस नहीं चाहिए टू सेटअप अ न्यू यूनिट्स। चाहे आपको नया बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्ट करना हो या फिर एक्सपांड करना हो या फिर डाइवर्सिफाई करना हो, कोई कुछ भी आप करो, आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये सबसे पहला स्टेप उठाया गया। However, license is required for certain industries related to security and strategic consideration. वो तो अपने ने ऊपर ही देख लिया कि किसके लिए लाइसेंस अपने को चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल कम किया जाए, क्योंकि पहले 1991 के पहले 18 इंडस्ट्रीज थी जिसमें पब्लिक सेक्टर का ही पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट था। तो अब वो 17 दिया हुआ है आपके बुक के अंदर, वैसे 18 थी, उसको रिड्यूस किया गया खाली 3 इंडस्ट्री। मतलब अब 3 ऐसी इंडस्ट्रीज, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे, इन 3 इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर अभी भी नहीं घुस सकता है, समझे? बाकी किसी में भी उसको घुसना हो तो घुस सकता है, मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकता है प्राइवेट सेक्टर। So one of the striking feature was the substantive reduction in the role of
public sector in the future industrial development of the country. The number of industry exclusively reserved for the public sector, जो reserved थी public sector के लिए 17 industries, जिसको reduce किया गया सिर्फ 3 industries, defense, atomic energy and railway transport. ठीक है, ये दोनों चीजें समझ में आई? आगे बढ़े हम लोग? यस, बोलो। सुमित, आशीष, यस दी। सोना नहीं है? तुम सो रहे हो क्या? नहीं 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 ना, मैं सो वो नहीं जाओ ऐसा तो नहीं है सोने जैसा। चलो नेक्स्ट आ जाता है डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। So many goods produced by small scale industry have now been de-reserved. The investment ceiling on the plant and machinery for small undertaking enhanced to ₹1 crore. मतलब क्या किया गया यहाँ पे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है तो 1 करोड़ जितने की इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ाया, पहली चीज। नेक्स्ट बताया है इन मैनी इंडस्ट्रीज मार्केट वाज अलाउड टू डिटरमाइनिंग प्राइसेस थ्रू द फोर्सेस ऑफ मार्केट, नॉट बाय डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। पहले क्या होता था, बिफोर 1991 मार्केट में जो प्रोडक्ट्स होते थे उसका जो प्राइस डिसाइड करते थे वो गवर्नमेंट करती, लेकिन इस चीज को हटाया और डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग मार्केट में प्राइस डिसाइड किया जाने लगा। आज भी आपको पता है, शेयर मार्केट हो, फॉरेन मार्केट हो, या फिर सब्जी मार्केट हो, फ्रूट्स मार्केट हो, कुछ भी, कोई भी मार्केट हो, उस मार्केट में आज जो प्राइस डिसाइड किया जाता है वो कैसे डिसाइड किया जाता है? एज पर डिमांड एंड सप्लाई। तो लिखा है ना, मार्केट प्राइसेस थ्रू द फोर्सेस ऑफ द मार्केट। तो फोर्सेस 2 ही है, डिमांड एंड सप्लाई। और भी है कॉम्पिटिटर का प्राइस और ये सब कुछ, प्रॉफिट मार्जिन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी देखना पड़ता है, लेकिन मार्केट फोर्सेस 2 चलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। लास्ट पॉइंट आ जाती है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स की, एमआरटीपी एक्ट। With the introduction to the liberalization and expansion scheme, the requirement for the large companies to seek prior approval for the expansion, establishment of new undertakings, merger, amalgamation, etc. were eliminated. So पहले क्या था कि ना कोई भी प्राइवेट सेक्टर, कोई भी कंपनी है ना प्राइवेट वाली, वो है ना अपने आप को एक्सपांड नहीं कर सकती है, वो है ना कोई भी नई कंपनी को अंडरटेक नहीं कर सकती है, कोई भी नई कंपनी के साथ मर्ज नहीं कर सकती है, कोई भी नई कंपनी के साथ अमालगमेट नहीं कर सकती है, समझे? ऐसा था। लेकिन 1991 के बाद लिबरलाइजेशन में इस चीज को एलिमिनेट किया गया, मतलब हटाया गया। अब आप लोगों को पूछते होंगे, अंडरटेक करना मतलब किसी और कंपनी को खरीद लेना, समझे? मर्जर करना मतलब किसी और कंपनी के साथ जुड़ जाना, ठीक है? जैसे वोडाफोन और आइडिया वो मर्ज हो गई है, समझे? अमालगमेट होना मतलब, से फॉर एग्जाम्पल आशीष की ए कंपनी है, सुनील की बी कंपनी है, ठीक है? इन दोनों की अलग अलग कंपनी है, ए एंड बी। अब क्या किया, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लिया, अमालगमेट कर दिया, ए और बी कंपनी, ठीक है? इन दोनों ने मिलाकर कोई सी कंपनी, भाई दोनों ने मिलकर सी कंपनी एस्टैब्लिश की, जिसको हम लोग बोलते हैं अमालगमेट करना। 2 कंपनी ज्वाइन होकर तीसरी, मतलब कैसे नई फर्म अपनी खोल रही हो, 2 कंपनी ज्वाइन होकर, इसको हम लोग अमालगमेशन बोलते हैं। और मर्जर होना मतलब ए और बी कंपनी ज्वाइन हो गई हो, ठीक है? ये समझ में आ गया। अप्रूवल फॉर एक्सपांशन, पहले अप्रूवल लेना पड़ता था न्यू अंडरटेकिंग का, मर्जर का, अमालगमेशन का, लेकिन इस चीज को हटाया गया। अब एक्सपांशन हो सकता है आफ्टर 1991। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स थे। क्लियर हुए हर किसी को? आया ना? चारों चीजें एक बार देख लो, चारों चीजें।
कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो मुझसे, सुमित, सुनील। नहीं तो हम लोग आगे बढ़े। लिबरलाइजेशन वाला ही टॉपिक है ना, बहुत बड़ा है इस चैप्टर के अंदर, और प्राइवेटाइजेशन तो इतना छोटू सा दिया हुआ है, और ग्लोबलाइजेशन थोड़ा सा बढ़ा दिया है। कोई डाउट? नो? चलो ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फिनेंशियल सेक्टर मतलब सीधी सी बात है, पूरा का पूरा पैसा रिलेटेड सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई, ये सब आएंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे सबसे पहला रिफॉर्म्स जो लेकर आए, चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। पहले क्या था, 1991 के पहले आरबीआई जैसा बोले ना वैसा ही सब कुछ बैंक को करना, आज भी है ऐसा है, लेकिन आज क्या है, 1991 के बाद थोड़ी फ्रीडम दी गई बैंक्स को भी कि वो अपने बेसिस पे कुछ डिसीजंस ले सकते हैं भाई। नहीं तो मतलब पहले तो ऐसा ही था कि जो आरबीआई बोले ना वैसा ही कमर्शियल बैंक्स को काम करना है। सो द रोल ऑफ आरबीआई वाज रिड्यूस फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। पहले क्या करता था, आरबीआई रेगुलेट करता था, अब फिर क्या बन गया 1991 के बाद, फैसिलिटेटर बन गया, फैसिलिट करेगा, हेल्प करेगा, हर चीज में मदद करेगा उनको, और financial sector. As a result, financial sector was allowed to take decisions on many matters without consulting the RBI. ठीक है। फिर प्राइवेट बैंक्स का ओरिजिनेशन हुआ because of liberalization. So the reform policy led to the establishment of the private sector banks, India as well as foreign. मतलब इंडियन प्राइवेट बैंक्स भी आ सकती है और फॉरेन बैंक्स भी आ सकती है। जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है तो क्या फॉरेन बैंक है ना वो, तो ऐसे फॉरेन बैंक्स भी आ सकती है। ठीक है, इधर नाम भी दिया हुआ है, इंडियन बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, तो ये सब क्या, इंडसइंड बैंक, ये सब प्राइवेट बैंक्स हैं इंडिया में। और फॉरेन बैंक्स एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये सब, ताकि कंपटीशन और ज्यादा बैंकिंग सेक्टर में बढ़ जाए और कंज्यूमर को कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स एंड ऑल मिला जाए और बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज मिली जाए। आप लोगों को बताइए ना, आज आपके सामने मैं ना दो बैंक रखूं, आज यूनियन बैंक या फिर आईओबी ले सकते हो आप, आपको जो पसंद हो इन दोनों में से, और एचडीएफसी। मुझे बताओ अच्छे से अच्छी सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है इन दोनों में से, यूनियन बैंक या एचडीएफसी? एचडीएफसी। ऐसा क्यों? वो प्राइवेट है। प्राइवेट है, वो गवर्नमेंट है ना। गवर्नमेंट बैंक से ना से आराम से काम करते हैं ये लोग, भले दे रहे हैं, आजकल अपडेट किया है उन्होंने सर्विसेज और अपना सब कुछ सॉफ्टवेयर कंप्यूटराइज सब कुछ कर दिया है, लेकिन यार एचडीएफसी की सर्विस मतलब इतनी फास्ट है, अब कितने बजे भी ट्रांजेक्शन करो, मतलब उसका काम इतना फास्ट है कि हमको एक तो पहले पहले आपको सिंपल सी बात बताऊं मैं, इन दोनों का डिफरेंस। आप यूनियन बैंक पे जाओगे, आपको केवाईसी फॉर्म है ना भरना पड़ेगा हाथ से। एचडीएफसी के अंदर आप सिर्फ अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लेकर जाओ और चेक, भाई जो सम मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ बैलेंस अपने को रखना पड़ता है ना, बस वो चेक लेकर जाओ, आपका 10 मिनट के अंदर अकाउंट ओपन करेंगे फोन में वो लोग, विदाउट ऐसा कोई पेन ना पेपर ना ऐसी वाली चीजें। केवाईसी आपका ऐसे ही हो जाएगा, आपका फिंगरप्रिंट ले लेंगे सिंपल सा। कोटक महिंद्रा बैंक में भी ऐसा। हाँ, कोटक में मतलब प्राइवेट सब में ऐसा है, इंडसइंड, एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई सब में ऐसा कर दिया है इन्होंने। कोई भी सब कुछ फोन पे, हर चीज वो फोन पे अपडेट कर देंगे। आपको पता है मैं फर्स्ट टाइम एचडीएफसी बैंक में गई थी अपना अकाउंट ओपन खाली करवाने, उसके बाद आज दिन है मैं आज तक एक बार भी वो ब्रांच में नहीं गई हूँ। सारा का सारा ट्रांजैक्शन विद द हेल्प ऑफ उनका जो नेट बैंकिंग है, मुझे पासबुक का भाई वो चाहिए होता है तो मेरे पास पीडीएफ आ जाती है पासबुक की। मतलब इतनी फास्ट सर्विसेज है उनकी और इतनी अच्छी सर्विसेज है उनकी, और सर्वर भी बहुत रेयर डाउन होता है।
बहुत रेड। और इनके तो आईओबी के सर्वर डाउन, यूनियन के सर्विस डाउन, ये सर्वर इनके एटीएम में पैसे होते हैं नहीं। और एचडीएफसी में आप चले जाओ, कभी भी आपको निकालना हो आप इजीली निकाल लोगे फटाफट से। ये बेनिफिट्स अलग मिलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ कोर्स, क्रेडिट कार्ड्स पे इतने बेनिफिट्स है, डेबिट कार्ड्स पे बेनिफिट्स है। फिर कुछ भी हम ई कॉमर्स रिलेटेड कोई एक्टिविटी करे तो बेनिफिट्स हम लोगों को मिलता है, कितने सारे डिस्काउंट्स और ये सब चीजें मिलता है। आपको पता है अकाउंट तो ओपन हो गया उस दिन मेरा, और फिर विद इन 10 मिनट्स उन्होंने मुझे पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड पिन, आईएफएससी कोड, नेट बैंकिंग, सब कुछ A to Z ऐसे पूरा मुझे ना ऐसे बनाकर उन्होंने दे दिया, ले जाओ भाई विद इन। एटीएम कार्ड भी ना, तो एटीएम कार्ड की रिक्वेस्टें होती है कि हाँ भाई रिक्वेस्ट करो, फिर 2-4 दिन के बाद विद इन 10 मिनट्स मेरे पास एटीएम कार्ड भी मेरा हाथ में था। बताओ इतना फास्ट काम। तो ये प्राइवेट का एफिशिएंसी लेवल है ना, जबरदस्त का है। और आपको आए दिन एचडीएफसी ना, कोटक, इन सब से ना फोन आते रहते हैं, लोन चाहिए, लोन चाहिए, लोन चाहिए, बोलते रहेंगे वो लोग। बहुत जबरदस्त। और ऐसा नहीं है कि एचडीएफसी इंटरनेशनल लेवल पर अभी काम कर रही है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो ये प्राइवेट बैंक्स का यही तो होता है बेनिफिट ना। तो आप एसबीआई में जाओ, आईओबी में जाओ, देख के ही पता नहीं क्या हो। और आप एचडीएफसी में जाओ मस्त, इंडसइंड बैंक की ब्रांच में जाओ, कोई भी ब्रांच में आप चले जाओ, इंडसइंड वाली बैंक की, कोटक की, हाय हाय क्या अंदर से इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उनका, इंटीरियर इतना अच्छा होता है। और ये आईओबी में जाओ, पता चले कैसा लगा पढ़ाई अंदर का। तो ये सब चीजें भी मैटर रखती है ना तो ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स कब हुआ? 1991 के बाद। अगर ये नहीं निकालते लिबरलाइजेशन वाला टॉपिक ही, भाई ऐसी पॉलिसी नहीं निकालते मनमोहन सिंह जी, या देश में ऐसा कुछ होता ही नहीं, तब मुझे बताओ ये प्राइवेट बैंक्स के बेनिफिट्स हम लोग आज कैसे एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मैंने आपको बोला ना, आज का जो भी सिचुएशन आप एंजॉय कर रहे हो, जो भी सर्विसेज आप एंजॉय कर रहे हो, बिकॉज ऑफ एलपीजी बहुत मदद किया ये एलपीजी ने हम लोगों को। ठीक है। फिर है इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड थी वो 1991 के पहले 26%, मतलब कोई भी फॉरेन कंपनीज या फॉरेन इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया में 26% जितना इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और फिर उसको बढ़ाया गया था 49% तक। फिर उसको 1991 के बाद और बढ़ा दिया 51%। मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के, फॉरेन बैंक्स को, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को अगर हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करना है, हमारे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना है, तो वो 51% तक कर सकते हैं। इवन बैंक्स में, इवन इंश्योरेंस कंपनीज, आजकल देखा नहीं आपने, बहुत सारी ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो इंडो जापान हो और ऐसा सब, मतलब 2 कंट्रीज के साथ में। जैसे मैं आपको बताऊं, इंश्योरेंस कंपनी है इफ्को टोक्यो करके, एक इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। इफ्को तो आप लोगों ने नाम सुना हो, इफ्को का, इफ्को टोक्यो, तो ऐसी इंश्योरेंस कंपनी। तो ये इनमें इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गया ना 1991 के बाद। कोको कोला कंपनी को ही 1991 के बाद इंडिया में परमिशन मिली है। नहीं तो आपको पता है कोको कोला कंपनी हमारे इंडिया में पहले आई थी इंदिरा गांधी की सरकार, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तब कोको कोला कंपनी हमारे इंडिया में आई थी अपना प्लांट मशीनरी और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करने। और इंदिरा गांधी ने ना उसको बोला अपना है ना जो फॉर्मूला है ना उसको इंडिया में रजिस्टर करवाओ और ओपन अप करो। और आपको पता है कि कोका कोला का जो फॉर्मूला है बनाने का वो सबसे सीक्रेट है, पता है ना ये चीज आप लोगों को? यस और नो? पता है नहीं पता है? यस। तो उस वक्त है ना कोका कोला कंपनी लौट गई फिर से, भाई एस्टैब्लिश नहीं करने दिया इंदिरा गांधी जी ने। फिर 1991 के बाद जैसे ग्लोबलाइजेशन और ये लिबरलाइजेशन हुआ, फिर कोका कोला कंपनी फिर से इंडिया में आई। और आपको पता है कोका कोला, जी जी क्या बोल रहे हो? KFC का भी है ना। हाँ। और आपको पता है कोका कोला का जो थम्स अप प्रोडक्ट है ना
वो जो थम्स अप प्रोडक्ट है वो थम्स अप और फेंटा ये सब है ना पार्ले जी का था। आपने सुना है ना, जैसे एप्पी फ्रूटी अभी पार्ले जी के ड्रिंक्स है, उसी तरीके से सबसे पहले ये ड्रिंक्स हमारे इंडिया में पार्ले जी कंपनी ने निकाला था। थम्स अप का जो भी फॉर्मूला है, फेंटा, ये सब, गोल्ड स्पॉट करके भी एक आता था, आप अगर गूगल आउट करो ना तो गोल्ड स्पॉट करके ऐसे ऑरेंज वाली आती थी। तो ये फेमस जो थी ना थम्स अप और ऐसी सब चीजें, वो पार्ले जी कंपनी की थी। और कोको कोला के सामने पार्ले जी ने सरेंडर किया था खुद को, और अपना थम्स अप का जो फॉर्मूला वगैरह है और ये फेंटा वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो उसने सेल किया था कोको कोला कंपनी को। तो आपने देखा है ना कि आज इवन आपने वो थम्स अप की एडवर्टीजमेंट नहीं देखी है, वो वाली ऐसे ऐसे जस्ट ऐसे अपने खोलते हैं और करके ना आवाज आती है और फिर लास्ट में बोलते हैं टेस्ट द थंडर, ऐसा वाला एडवर्टीजमेंट है थम्स अप का, आपने देखा हो तो। सबसे पुरानी एडवर्टीजमेंट है, सबसे पुरानी। और वो जो टेस्ट द थंडर जो बोलते हैं ना, वो भी उस टाइम पे रिकॉर्ड किया हुआ है, वो नई एडवर्टीजमेंट नहीं है, वो सबसे पुरानी एडवर्टीजमेंट। ऐसे जस्ट ऐसे ओपनर से अपने खोलते हैं और करके आवाज आती है और जस्ट थम्स अप टेस्ट द थंडर, ऐसा वाला जो है ना एडवर्टीजमेंट उसका, वो पार्ले जी कंपनी ने बनाया हुआ एडवर्टीजमेंट। तो ये सब 1991 के बाद हुआ,